wars don't decide who's right, they decide who's left. आखिरकार मैटर यही करता है वॉर खत्म होने के बाद के जिंदा कौन बचा। रशिया यूक्रेन सिचुएशन में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हजारों इंडियन स्टूडेंट्स की लाइफ भी स्टेक पर है। लेकिन ओवरऑल इस वॉर का हम पर क्या इम्पैक्ट होगा ये डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और साथ में है अभिषेक। नमस्ते। अब कोल्ड वॉर के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो एक बात बार बार सामने आती है कि वो एक बाइपोलर वर्ल्ड था। एक पोल पर यूएस एंड अलाइज और दूसरे पोल पर यूएसएसआर एंड अलाइज। ऐसा ही कुछ हमें वर्ल्ड वॉर्स में भी दिखता है कि कैसे दुनिया के अलग अलग देश दो खेमों में बढ़ गए थे। कोल्ड वॉर पर अगर वापस आए तो जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सामने आया। वो था एक यूनिपोलर वर्ल्ड जहां यूएसए ही एकमात्र पोल था और वो सबका दादा बन चुका था। फिर 2000 में चाइना एक मेजर पावर बनने लगा। आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे फिर वही बाइपोलर वर्ल्ड की तरफ हम बढ़ रहे थे, जहां एक तरफ यूएसए था तो दूसरी तरफ चाइना। जब ट्रम्प प्रेसिडेंट थे तब एक न्यू कोल्ड वॉर की भी बात होने लगी थी कि कोल्ड वॉर हो रहा है बिटवीन यूएस एंड चाइना। लेकिन फिर यूएसए में आ गए इलेक्शन जिसमें प्रेसिडेंट बन गए बाइडेन, और बाइडेन ट्विटर पर दूसरे देशों को धमकी देने की जगह डिप्लोमेसी में ज्यादा विश्वास रखते हैं। यूएसए ने जो सैंक्शंस रशिया पर लगाए हैं, इनफैक्ट नॉट जस्ट यूएस लेकिन यूरोप, कनाडा, जापान जैसे देशों ने भी रशिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हैं, जो कि डिप्लोमेटिकली ठीक हो सकता है। लेकिन ऑन द ग्राउंड तो भाई बमबारी हो रही है, लोगों की जान जा रही है और मिलिट्री हमला हो रहा है। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या यूएसए अपने आप को दुनिया का दादा सिर्फ सैंक्शंस लगाकर कह सकता है? कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन तो अब है नहीं, क्योंकि ये तो एक्चुअल वॉर हो रहा है। वैसे यूएसए की ताकत पर सवाल तब भी उठा था जब अफगानिस्तान से यूएस ने अपनी मिलिट्री वापस बुलाई। और इसके अलावा भी क्या नेटो और यूएन जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका क्या सिग्निफिकेंस है अगर ये रशिया को रोक नहीं पाते हैं? रशिया और चाइना तो एक अलायंस साफ दिख रही है, लेकिन इनके अगेंस्ट दूसरी तरफ कौन खड़ा है? आखिर है कौन इनके अगेंस्ट? वो पिक्चर थोड़ी धुंधली है। आप कह सकते हैं कि यूएसए, नेटो, यूरोप ये सब खड़े हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा ये सब थोड़ी सी पिक्चर धुंधली है। और इस सब में हम कहाँ खड़े हैं? इंडिया कहाँ है? क्या हम कहीं खड़े भी हैं या हम नॉन अलाइनमेंट की कुर्सी पर बैठे हुए हैं? हर देश यही चाहता है कि वॉर खत्म हो, वॉर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वॉर आगे चलता है तो हमारा क्या क्या स्टेक पर है? डू वी हैव समथिंग टू लूज? इस वॉर का इंडिया पर क्या इम्पैक्ट है, इसके बारे में और बताएंगे अभिषेक। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो ये यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रहा है उसका इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपने एक थोड़ा सा ब्रीफ में पूरी वर्ल्ड की जो डिप्लोमेसी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स उसको एक्सप्लेन किया। एक तो ये एक टॉपिक हो सकता है। दूसरा टॉपिक हो सकता है कि आखिर में क्यों रशिया ने अटैक किया, वो एक अलग टॉपिक है। बट आज हम जो फोकस करेंगे वो करेंगे इंडिया के पर्सपेक्टिव से कि इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस वॉर का। तो बेसिकली हम देखें तो इंडिया पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तीन तरीके से इफेक्ट पड़ रहा है। सबसे पहला कि जो हमारे स्टूडेंट फंसे हुए वहाँ पे, उनकी जो जान है वो खतरे में आ गई है इस वॉर से। अब इसमें मैं डीप पे जाऊँ इसके पहले, अगर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे दो तरह के ग्रुप बने हुए हैं इंडियन स्टूडेंट्स को लेके। एक ग्रुप बोल रहा है कि सरकार को एक्ट करना चाहिए, वहां से लोगों को निकालना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। सरकार को अपनी तरफ से फ्री में लोगों को वहां से वहां से निकालना चाहिए। दूसरा एक ग्रुप है वो ये कह रहा है कि ये काय के स्टूडेंट है, इन्हें ये कौन से गरीब स्टूडेंट है कि इनको फ्री में आप लेके आए। कौन ये बाहर जाके पढ़ रहे हैं तो उनके पास इन्होंने काफी पैसा दिया होगा, बाहर जाके पढ़ी क्यों रहे, ये पहली बात तो ये है। तो इस तरह की दो एक ग्रुप बन गए जो कि एक सोशल मीडिया पे जिनके बीच में एक डिबेट चल रही है। बट एक्चुअल सिचुएशन है क्या? अगर आप यूक्रेन गवर्नमेंट का जो डाटा देखें उसके हिसाब से करेंटली वहाँ की यूनिवर्सिटीज में 18,000 से ज्यादा बच्चे इंडिया के बच्चे पढ़ रहे हैं। उसमें से मैक्सिमम एमबीबीएस के स्टूडेंट है जो वहाँ पे डॉक्टरी की पढ़ाई करने गए। अब डॉक्टरी की पढ़ाई करने बच्चे जा क्यों रहे यूक्रेन?
तो इसके लिए जो मेन रीजन है कि इंडिया में जो कॉलेजेस है, एक तो है गवर्नमेंट कॉलेजेस और एक है प्राइवेट कॉलेजेस। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस देखें तो इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेजेस की संख्या बहुत कम है, सीटें बहुत कम है। अगर आप नीट में बहुत ज़्यादा अच्छे परसेंटेज लाते हैं, अगर आपकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा हाई है, तो ही आप गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन मिल पाता है। गवर्नमेंट कॉलेज की आप फीस देखें तो लगभग एक साल की फीस ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, ये कम ज़्यादा हो सकती है, एवरेज आप पकड़े तो लगभग 2 लाख के आसपास एक साल की फीस है एमबीबीएस की, किसी गवर्नमेंट कॉलेज आप अगर एमबीबीएस आप करना चाहते। बट जैसे मैंने कहा कि इनकी संख्या, नंबर ऑफ सीट्स इन गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत कम है। दूसरे आते हैं प्राइवेट कॉलेजेस जहाँ पे सीट्स है, बट अगर इनकी आप फीस देखें तो एक साल की फीस ही जो प्राइवेट कॉलेजेस है उनकी 10 से 12 लाख रुपए एक साल की फीस है। वो 5.5 से साढ़े पाँच से 6 साल का एमबीबीएस का पूरा कोर्स होता है। प्लस जितना अच्छा प्राइवेट कॉलेज है उसमें आपको फीस के अलावा डोनेशन अलग से देना पड़ता है। तो एक आम परिवार के लिए अपने बच्चे को एमबीबीएस कराना प्राइवेट कॉलेज से कराना इतना आसान नहीं होता कि आप साल के 10 12 लाख रुपए आप खर्च फीस पे करें, साथ में डोनेशन भी दे पाए। तो एक आम परिवार के लिए ये मुश्किल नहीं हो पाता। अगर बच्चे की थोड़ी सी रैंक कम रह जाती है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पाता है वो, और प्राइवेट कॉलेजेस में जिस बोला कि बहुत ही ज्यादा फीस है। आप देखिए पूरा खर्चा अगर देखें 10 12 लाख रुपए एक साल की फीस लग रही है प्लस डोनेशन, तो 80 1 लाख रुपए का आपका खर्चा आ जाता है एमबीबीएस का ही। उसके बाद अगर पीजी करना है उसका खर्चा अलग। तो बच्चों के पास अब ऑप्शन क्या आता है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज में थोड़ी सी रैंक की कम होने की वजह से एडमिशन नहीं ले पाया और प्राइवेट कॉलेज की फीस नहीं भर पाता, वो जाते हैं बाहर यूक्रेन में। अब यूक्रेन में आप देखें तो यूक्रेन के अगर कॉलेज से आपको एमबीबीएस करना है तो वहाँ पे एक, अगर इंडियन करेंसी में देखें तो एक साल का खर्चा आता है 4 से 5 लाख, जो कि इंडिया में जो प्राइवेट कॉलेज है उससे लगभग आधा खर्चा है। दूसरा, जो यूक्रेन की एमबीबीएस की जो डिग्री है उसको ऑल इंडियन मेडिकल काउंसिल भी रिकॉग्नाइज करता है। आप अगर यूक्रेन से करके आ रहे हैं इंडिया में एमबीबीएस, तो यहाँ पे आपको एक टेस्ट देना पड़ता है जो ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल कंडक्ट करवाता है। वो आपने टेस्ट क्लियर किया तो इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में यूरोपियन कंट्रीज, कई कंट्रीज है जो वहाँ की एमबीबीएस डिग्री को मान्यता देती है। एक ये इसलिए काफी बच्चे यहाँ से जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते, जिनको एमबीबीएस करना है, वो जाते हैं यूक्रेन। अ, कई बैंक से भी लोन इजीली मिल जाता है। अगर आप यूक्रेन से में एमबीबीएस करने जा रहे हैं तो बैंक से आपको इजीली लोन दे देगी। तो लोन लेके बच्चे वहाँ पे जाते हैं पढ़ाई करने। अब ये जो इशू आया है कि बच्चे वहाँ पे फंस गए, इंडियन एमएससी ने उनको एडवाइजरी दी थी कुछ दिन पहले कि आप इंडिया चले जाइए, यहाँ से देश छोड़ दीजिए। तो उस समय क्यों नहीं छोड़ा उन्होंने? तो उसके भी कई रीजंस थे। पहला रीजन कि एक आम परिवार का बच्चा जो वहाँ पे पढ़ाई करने गया है, जिसने 4 से 5 लाख रुपए लोन लिया है, फीस भर रहा हो, ये भी लोन से उसने बैंक से लोन लेके फीस भर रहा है वो। अब देखिए जब उसको वापस आना है तो फ्लाइट्स की टिकट्स उस समय बहुत ज्यादा हाई थी, 50 से 60 60 हजार रुपए फ्लाइट की टिकट थी। तो किसी भी एक आम व्यक्ति के लिए ये आसान नहीं होता है कि 50 60 हजार की टिकट तुरंत बुक करा रहे, उसको टाइम लगता है। दूसरा ये था कि उस समय उनकी क्लासेस चल रही थी, अभी कुछ दिन पहले तक यूनिवर्सिटी, यूक्रेन की कई यूनिवर्सिटीज में क्लासेस, रेगुलर ऑफलाइन क्लासेस लग रही थी। अगर वो वहां से इंडिया आ जाता तो उसकी पढ़ाई का नुकसान होता। अब कई स्टूडेंट जो फाइनल ईयर में है उनकी जून में फाइनल एग्जाम्स आने वाली है, उनके प्रैक्टिकल चल रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट, उनकी क्लासेस चल रही है, तो वो उनको नुकसान होता। इसलिए स्टूडेंट एक एक उनके माइंड में डाउट था कि हम वापस जाए कि नहीं जाए, क्योंकि हमारी पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा, क्लासेस तो चल रही है ऑफलाइन। और पैसे का तो था ही, टिकट की प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई थी। तीसरा एक इशू जो था वो ये था कि आप जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं यूक्रेन की यूनिवर्सिटी में तो आपको एक टेम्परेरी वीजा मिलता है। अगर आप एक साल के पहले अगर यूक्रेन से वापस आते हैं इंडिया, वापस जाना चाहते हैं, तो आपको वीजा के लिए वापस अप्लाई करना पड़ेगा। जो परमानेंट वीजा होता है वो एक साल बाद मिलता है। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कुछ महीने पहले ही फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, तो उनके मन में, उनके दिमाग में ये भी डाउट था कि अगर हम वापस आ गए और जब वापस जाने लगे तब सिचुएशन क्या रहे, हमें वापस वीजा के लिए अप्लाई नहीं करना पड़े, प्रोसेस वो नहीं करना पड़े। तो वो भी डाउट था स्टूडेंट के दिमाग में कि हम वापस आए कि नहीं आए। और तीसरा एक और जो रीजन है, एक जो प्रैक्टिकल रीजन आता है, जैसे कि आप सब जो भी अपने घर से बाहर ले रह के, आप जो भी आपने, अगर आपने पढ़ाई की होगी, अभी जॉब कर रहे होगे, आपने रेंट पे एक एक रूम या फ्लैट या हॉस्टल लिया रहता है। अगर आप 5 6 साल अगर रहते हैं बाहर तो आपके पास काफी सामान हो जाता है। अब अगर आप वापस इंडिया आ रहे हैं तो क्या करें, सामान की कहाँ रखेंगे? हॉस्टल चूंकि आपको खाली करना पड़ेगा, या तो रेंट देना पड़ेगा। अगर आप वापस नहीं रह रहे तो रेंट दो, सामान रख रहे तो सामान लेके भी आ रहे हैं, तो फिर आपका लगेज ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह के कई प्रैक्टिकल इश्यूज जिस वजह से स्टूडेंट उस समय इमीडिएटली
यूक्रेन छोड़ के इंडिया नहीं आ पाए। अब वो फंस गए। लगभग 18,000 के करीब स्टूडेंट है। भारत सरकार अब कोशिश कर रही है कि उनको किस तरह से निकाले। कई स्टूडेंट है जो अभी भी चाहते हैं कि नहीं, हम रुके, क्योंकि इनको पढ़ाई करना है, कि उनको लगता है कि कुछ दिन में सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, ये लड़ाई जल्दी खत्म हो जाएगी और क्लासेस हमारी वापस रेगुलर लग पाएगी। तो हमें पढ़ाई का नुकसान है, वो रुकना चाहते हैं वहाँ पे। तो ये था एक स्टूडेंट को लेके, जो भारतीय स्टूडेंट वहाँ पे फंसे हुए हैं, उसको लेके ये भारत के लिए कंसर्न है, भारत के लिए कंसर्न था। जो दूसरा एक कंसर्न ये है कि यूक्रेन और ये रशिया के बीच में जो जो युद्ध चल रहा है, इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रूड ऑयल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये कीमतें लगभग $100 के ऊपर पहुंच चुकी है, जो कि सितंबर 2014 के बाद सबसे ज्यादा हाई पे है ये इस समय क्रूड ऑयल की प्राइस। क्रूड ऑयल की प्राइस अगर इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती है तो उसका सीधा असर हमें पड़ता है, क्योंकि हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम इंक्रीज हो जाते हैं, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, या एलपीजी गैस हो। बट अभी इलेक्शन की वजह से देखें तो पिछले 114 दिनों से हमारे यहाँ पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। एक ही तरह की प्राइस है, पीछे 3 महीने में किसी तरह का चेंज नहीं हुआ है। अगर 3 महीने पहले देखा, जब लास्ट टाइम चेंज हुआ था, उस समय अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत कितनी, वो थी $80। वो $80 से $100 हो गई, यानी लगभग ऑलमोस्ट 25% का इंक्रीज हो गया है। बट ड्यू टू इलेक्शन, ये एक अच्छा है कि इलेक्शन चल रहे हैं, तो हमारे पेट्रोल प्रोडक्ट्स के दाम इतने नहीं बढ़े। पर जैसे इलेक्शन खत्म होगा तो एक शार्प इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइस में, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की प्राइस में, जिसका सीधा इफेक्ट हम सबको पड़ेगा। जो एक तीसरा पॉइंट है जो इसका इंडिया पे जो असर पड़ रहा है, वो है जो डिप्लोमेसी, इंडिया की वर्ल्ड डिप्लोमेसी, उस पे पड़ रहा है कि इंडिया किसका साथ दे। इंडिया के पास दो ऑप्शन है, या तो जो इंडिया का एक 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 वर्ल्ड जो डिप्लोमेसी में एक इंडिया का प्रिंसिपल रहा है कि एक जो विस्तारवाद की नीति के हमेशा अगेंस्ट में रहा है इंडिया, कि किसी भी कंट्री को, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री पे अटैक नहीं करना चाहिए अपने बेनिफिट के लिए। इंडिया का वो स्टैंड रहा है। अगर ये स्टैंड अगर इंडिया फॉलो करता है तो उसको यूक्रेन का सपोर्ट करना पड़ेगा। यूक्रेन विक्टिम है, रशिया ने उस पर अटैक किया है। यूक्रेन में डेमोक्रेटिक एक गवर्नमेंट थी जिसके अगेंस्ट में उसने वॉर स्टार्ट की है। इंडिया के पास ये ऑप्शन था कि वो यूक्रेन का साथ दे। दूसरा ऑप्शन है वो रशिया का सपोर्ट करे, क्योंकि रशिया हमारा हमेशा स्टार्टिंग से पार्टनर रहा है। आप देखें, जब से इंडिपेंडेंस के बाद से ही रशिया हमारे बहुत बड़ा ग्लोबल पार्टनर रहा है। काफी हमारा डिफेंस, जो हम डिफेंस इक्विपमेंट या जो भी डिफेंस रिलेटेड सामान हम जो इंपोर्ट करते हैं, उसमें से एक बड़ा पोर्शन रशिया से आता है। रशिया ने कई कई मंचों पे, वर्ल्ड मंच, विश्व मंचों पे भारत का साथ दिया है। तो या तो इंडिया डायरेक्टली रशिया का साथ देता। अगर इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन पे जाता, अगर पहला ऑप्शन पे जाता यूक्रेन के साथ दे जाता, तो रशिया से एक हमारे जो रिलेशन थे वो खराब हो सकते थे। अगर हम रशिया का से अगर के साथ जाते तो हमारे जो संबंध यूएस से जो पिछले कुछ साल में काफी इम्प्रूव हुए, वो खराब से हो सकते थे। यूरोपियन कंट्रीज से जो संबंध थे वो काफी खराब हो सकते थे। तो इंडिया को अभी क्या करना था, क्योंकि ये एक वॉर चल रही है, बट इसमें हमें हमारा बेनिफिट देखना है। तो इस समय देखे तो जो सबसे बड़ा हमारा जो प्रिंसिपल अपोनेंट है इस समय पूरे एक विश्व लेवल पे, वो है चाइना। अगर हमें चाइना को टैकल करना है तो हमें रशिया का भी साथ चाहिए और एक यूएस का भी साथ चाहिए। क्योंकि आप अभी हमने कुछ सालों में देखा है कि रशिया और चाइना की एक स्ट्रेटेजिक, एक काफी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। तो कभी चाइना के अगेंस्ट में हमें हेल्प चाहिए तो हम रशिया हमारी हेल्प कर सकता है। दूसरा, यूएस का भी हमें साथ चाहिए चाइना के अगेंस्ट में, क्योंकि चाइना और यूएस अभी देखे एक वर्ल्ड लेवल पे एक दोनों एक अपोजिट एंड पे खड़े हुए, दोनों एक दूसरे के सामने। तो हमें दोनों का साथ चाहिए। अगर हम किसी का भी अभी इस लड़ाई में किसी के भी साथ जाते हैं, इधर रशिया के साथ जाते हैं या यूएस के साथ जाते हैं, दूसरा हमसे नाराज हो सकता है, तो जो कि हमारे लिए आगे डिप्लोमेसी के लेवल पे वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि वो बीच में चले, ना यूएस के साथ में जाए, ना यूक्रेन का साथ दे, ना रशिया का साथ दे, एक बीच में जाए। इंडिया कंडेम कर रहा है कि ये जो रशिया ने अटैक किया वो गलत है। बस साथ ही साथ जैसे कि आज सुबह संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल में जो ये रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पे, उसके अगेंस्ट में एक मोशन लाया गया था रशिया के अगेंस्ट में।
तो इंडिया ने उसमें जो वोटिंग हुई थी उसमें अपसेंट रहा है। तो एक बीच का अप्रोच लेने की कोशिश कर रहा है इंडिया, और इंडिया यही चाह रहा है, इंडिया की कोशिश भी यही है कि लड़ाई जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, ताकि हमारे बेनिफिशियरी, क्योंकि हम ज्यादा टाइम तक एक बीच का रास्ता नहीं पे नहीं चल सकते। अगर ये लड़ाई ज्यादा चलेगी, अगर लंबी खींचती है, तो हमें एक साइड चूज करना पड़ेगी, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा कि हम किस साइड, कौन सी साइड चूज करेंगे। जो भी साइड चूज करेंगे तो दूसरी साइड से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब हो सकते हैं। तो ये तीन बेसिक मेन पॉइंट है जिसका असर इस रशिया यूक्रेन की फाइट का हम पे जो पड़ रहा है। ये मेन एक तीन पॉइंट है, कई दूसरे पॉइंट्स है जिसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट काफी कुछ माइनर इफेक्ट हम पे पड़ सकता है, हमारी इकोनॉमी पे, हमारे मार्केट्स पे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे। वो एक माइनर इशू है, पर ये तीन बड़े फैक्टर है जिसका डायरेक्ट हमारे ऊपर असर पड़ रहा है। और इसमें एक बात ये होती है कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, ये तो एक हमारा ओपिनियन हो सकता है, अभिषेक का ओपिनियन हो सकता है, मेरा हो सकता है। एंड ऑफ द डे ये डिसीजन पॉलिसी मेकर्स के होते हैं, डिसीजन हमसे बहुत ऊपर, बहुत समझदार जो लोग हैं उनके पास होते हैं। लेकिन हिस्टोरिकली अगर देखें तो वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ उसके बाद से ही एक तरह से कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था। और सालों साल, फॉर डेकेड्स, इंडिया ने एक नॉन अलाइनमेंट की पोजीशन अपनाई, जो ऑब्वियसली नेहरू लेकर आए थे, और उनका एक ये मानना था कि हम किसी भी एक पोल पे अटैच नहीं होंगे, हम एक नॉन अलाइंड कंट्री रहेंगे। तो हम हमारे पास एक्चुअली डेकेड्स का एक्सपीरियंस है टू बी नॉन अलाइंड, बट यू नीड स्टेट्समैन लाइक नेहरू टू कम अप विद पॉलिसीज लाइक दीज। सो जो ऐसा लगता है कि शायद इस बार भी अप्लाई होगा, और शायद हम वही एक टाइट रोप जो कि नॉन अलाइनमेंट की रहेगी उस पर चलेंगे, एंड एट द सेम टाइम कंडेम वॉर, एट द सेम टाइम होप के भाई सिचुएशन नॉर्मल हो। तो इस बार के कॉन कॉल में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।